हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में सीरीज नंबर 55 है और 55 के पहले का सेट नंबर अगर आपको लेना है तो हमारे पीडीएफ के रूप में भी ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स बता दें, 68वीं बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए, पीटी मेंस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी और अति आवश्यक ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उससे बेहतर है कि सॉल्यूशन आपको कम समय में हम बेहतर आपको करके देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसको पूरा व्यू कीजिएगा, यानी पूरा आप इसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इसके अलावा जो भी हम एक्स्ट्रा वीडियोज यूट्यूब पर डालते हैं उसको भी आप देखने का प्रयास करेंगे, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देने का प्रयास करते हैं जो आपको एग्जाम को रिलेटेड करके क्वेश्चन होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ध्यान देंगे, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सर अली इमाम को बनाया गया था। सर अली इमाम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय क्षेत्र प्रदेश ने क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ध्यान रखेंगे, लद्दाख के द्वारा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्लियर, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? तो ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक प्रवासी जो लोग रह रहे हैं वो भारत में सर्वाधिक रह रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट 2020 अगर 21 के एक रिपोर्ट को पढ़ें तो 2020 में भारत के 1.8 करोड़ लोग जो है वो विभिन्न देश से रह रहे थे। अगर 2021 का एक रिपोर्ट हम पढ़ें तो 2020 में क्या था कि भारत में तकरीबन 1.8 करोड़ लोग जो है वो प्रवासी के तौर पर भारत में रह रहे हैं जो विभिन्न देश से आए हुए थे। इनमें सर्वाधिक संख्या अगर यदि जो देखा जाए तो 35 लाख यूएई का रहा है। सर्वाधिक संख्या अगर यदि जो देखा जाए, सर्वाधिक इसमें से 35 लाख आबादी जो है वह यूएई देश से आए हुए प्रवासी है। यूएई जो है इनमें सर्वाधिक 35 लाख जो है वो यूएई से है। क्लियर। अगला है 27 लाख अमेरिका से है। अमेरिका में 27 लाख। भारत के, इसमें पूछता है विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? तो विभिन्न देशों में, यानी यूएई में सर्वाधिक भारतीय रह रहे हैं जो कि 35 लाख रह रहे हैं, और यूएसए की अगर यदि जो बात किया जाए तो इन 1.8 करोड़ में यूएसए में जो रह रहे हैं भारतीय वो 25 लाख भारतीय जो है वो यूएसए में 27 लाख, 25 नहीं और 2 लाख ज्यादा, 27 लाख लोग जो है वो यूएसए में रह रहे हैं, जबकि 25 लाख जो है वो सऊदी अरब से हैं। सऊदी अरब में कितना? 25 लाख लोग जो है वो सऊदी अरब में रह रहे हैं, भारतीय लोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? ध्यान देंगे, लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सभी सुविधाएं मरीजों को मुफ्त में इलाज की व्यवस्था के रूप में दिया जाएगा, जो कि विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। ध्यान दीजिएगा, पीवी सिंधु जो है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। अब ध्यान रखेंगे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया था, जबकि रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। ध्यान रखेंगे, पीवी सिंधु जो है वो एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ध्यान देंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना जाने वाला माना फॉरेस्टा कहां बनाया जा रहा है? तो ध्यान देंगे, यह बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यह 14 मंजिला टावर प्रोजेक्ट स्काई विला कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये भी ध्यान देंगे, ये जो माना फॉरेस्टा है या किस कंसेप्ट पर आधारित है,
कॉन्सेप्ट जो इसका है वो कॉन्सेप्ट लिया गया है स्काई विला कॉन्सेप्ट। स्काई विला कॉन्सेप्ट जो है यह लिया गया है और यह कितने मंजिला है ये भी ध्यान रखेंगे, तो 14 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे तो यह चौसा जिले, बिहार के चौसा में, दरअसल चौसा कोई जिला नहीं है, तो गंगा नदी बिहार के चौसा में पहली बार प्रवेश करती है। बक्सर के निकट है चौसा, तो चौसा में पहली बार प्रवेश करती है। अगर चौसा ऑप्शन ना रहे तो बक्सर आप आसानी से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा नदी जो बिहार में है वो टोटल इसकी लंबाई, बिहार में लंबाई अगर यदि जो बात करें, बिहार में लंबाई की बात करें गंगा नदी का, तो 425 किलोमीटर बिहार में अकेले प्रवाहित होती है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार की ऐसी नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग की गति कर रही है तो वस्तु का संवेग क्या होता है, संवेग यानी मोमेंटम बराबर होता है v इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान गुने वेग बराबर होता है संवेग, तो ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की गति जो होती है ठोसों में सर्वाधिक होती है, जिसमें से लोहा में सर्वाधिक ध्वनि की गति होती है। लोहा में ध्वनि की गति अगर जो देखा जाए तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि अगर यदि जो देखा जाए एल्कोहल में तो एल्कोहल में 1483 मीटर पर सेकेंड एल्कोहल में, सॉरी जल में होता है 1483 जल में होता है, जबकि 1213 मीटर पर सेकेंड जो होता है एल्कोहल में होता है। और जल की अगर यदि जो बात करेंगे तो जल में 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग अगर यदि जो चर्चा किया जाए तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो सर्वाधिक लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है, तो वायु दाब उच्च होता है, वहीं पर संपीड़नों का निर्माण होता है। संपीड़नों के द्वारा ब्यूटेन एवं प्रोपेन द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। इस संपीड़न के माध्यम से प्रोपेन प्लस ब्यूटेन जो होता है उसको संपीड़ित करके गैस सिलेंडर में भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है उसकी फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी बराबर कहता है वक्रता त्रिज्या बटे 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, तो इलेक्ट्रिक घंटी जो है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यापारिक अनुप्रयोग पर आधारित यह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो है परितारिका, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे आइरिस। आइरिस यानी परितारिका जो होता है वो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्लियर। अब आइरिस होता क्या है, परितारिका होता क्या है समझेंगे। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है या पर्दा होती है, इस कॉर्निया के पीछे, इसी को कहा जाता है परितारिका, जो कि मानव के नेत्र में कितनी प्रकाश जाएगी इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी के पिता जो थे वो हसन सूर थे। अब इनके मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है, और यह सूखा मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है, ध्यान देंगे रोहतासगढ़, ऑप्शन नंबर ए रोहतासगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी, तो फारसी थी सुल्तानों की राजभाषा। फारसी भाषा जो थी 1835 ईस्वी तक राजभाषा के तौर पर सुल्तानों को रही थी। मुगल काल की राजकीय भाषा की अगर यदि जो बात किया जाए तो वहां भी फारसी ही चलता था। सल्तनत काल के बाद आया था मुगल काल, और मुगल काल में भी फारसी भाषा का ही प्रचलन था, तो यहीं पर लिख लेंगे मुगल काल में भी फारसी भाषा का ही प्रचलन था।
बाद में जाकर 17 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत का राजभाषा घोषित कर दिया गया। इस फारसी के स्थान पर ध्यान देंगे 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कर दिया गया कौन, फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को मान्यता दे दिया गया और अंग्रेजी भाषा भारत में प्रचलित हो गई। क्लियर। ध्यान देंगे वर्तमान समय में अगर चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में, तो भाग 17 के अनुच्छेद वर्तमान जो है वो हिंदी भाषा का प्रचलन किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद ध्यान देंगे तो 17 में भाग 17 में हिंदी को भारतीय संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद की अगर यदि जो बात करेंगे तो अनुच्छेद 343 से 351 में 343 से 351 तक की चर्चा भारतीय संविधान के भाषाओं से किया गया है। क्लियर। हिंदी भाषा को स्वीकार जो किया गया था वो 14 सितंबर 1948 ईस्वी को हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था, यानी राजकीय भाषा के रूप में देश का भाषा साबित किया गया था या शामिल किया गया था या स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1948 ईस्वी को भाषा जो भारत की हो गई वो हो गई, ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन हार्मोन के उदाहरण है? ध्यान देंगे तो इंसुलिन और जिब्रेलिन, ये दोनों जो है वो हार्मोन्स के उदाहरण होते हैं। इंसुलिन जो होता है वह एक अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, जबकि जिब्रेलिन जो होता है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। पादप हार्मोन होता है और इसका काम क्या होता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है वो सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित कर देता है, या पौधे की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन उपयुक्त होता है। इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय के बीटा सेल से मानव हार्मोन होता है, यह मानव हार्मोन्स होता है और यह जो काम करता है वो शरीर में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो दोनों ही हार्मोन है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो है यह किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की यह उपज थी। इन्होंने मार्च 1942 ईस्वी में जापान के मेजर अबाइचा फुजिहारा एवं फिर से ज्ञानी प्रीतम सिंह की प्रेरणा से ही INA का गठन किया था। ध्यान रखेंगे, इतनी चीजों को याद रखेंगे। तो कब? मार्च 1942 ईस्वी में। मार्च 1942 ईस्वी में किनकी प्रेरणा पर? कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ देगा किनकी प्रेरणा पर। तो प्रेरणा जो लिए थे, प्रेरणा जो इन्होंने लिया था वो ध्यान रखेंगे जापान के मेजर आइवाचा फुजिहारा, आइवाचा फुजिहारा जो कहां के थे? जापान के थे। तथा एक और व्यक्ति जिनका नाम जो था वो ज्ञानी प्रीतम सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, इन दोनों के प्रेरणा पर ही इन्होंने INA की स्थापना किया था या गठन किया था। ध्यान देंगे बाद में जुलाई यानी 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाला ये भी ध्यान रखेंगे। तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान सौंप दी। क्लियर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के ही नेतृत्व में और मोहन सिंह के मन की ही उपज थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीशा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? ये जमुई जिला के हैं, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगेई डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में शामिल किया गया है और यह स्तनधारी को पवित्र गंगा की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इन्हें राष्ट्रीय
राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया है। ध्यान देंगे कब दिया गया है ये भी ध्यान आपको रखना है। तो 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। क्लियर। और यह किसके अनुरोध पर किया गया था यह भी ध्यान रखेंगे। अनुरोध किसने किया था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर इसे राष्ट्रीय जलीय जीव शामिल किया गया था। क्लियर। अगर इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो प्लेटेनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। बोटेनिकल नेम की अगर यदि साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसका नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां भारत की पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदी या नदियां हैं। तो ध्यान देंगे कौन सी नदियां हैं। महानदी जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी पूरब की ओर ही प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी जो है वह ध्यान देंगे नर्मदा जो नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें थोड़ा सा टिक हम करेंगे इस तरफ की तो आप लोग समझेंगे। बिहार में नर्मदा नदी भारत में नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि कावेरी नदी भी पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बनता है आपका बिल्कुल ही सही। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी नदियों के बारे में अगर यदि जो देखते हैं तो महानदी जो दिया हुआ है इसकी टोटल लंबाई महानदी की 851 किलोमीटर लंबा नदी है और यह सिहावा श्रेणी से निकलती है छत्तीसगढ़ से। सिहावा श्रेणी से निकलती है छत्तीसगढ़ से निकलती है। ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल, इसकी टोटल लंबाई अगर यदि जो देखा जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर की टोटल लंबाई है और यह पश्चिमी घाट सह्याद्री के महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है और यह अमरकंटक की श्रेणी जो मध्य प्रदेश में है वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। कावेरी की भी बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर लंबाई है। ध्यान रखेंगे यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक में स्थित है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में है, यहां से इसका उद्गम स्थल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हाल ही में किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालित्स्की को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये बेलारूस की हैं। ध्यान रखेंगे ये बेलारूस के हैं। क्लियर। और ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दो संस्था का नाम भी आता है जो कि 2022 में नोबेल पुरस्कार दो संस्था को भी इस व्यक्ति के निजी व्यक्तिगत के अलावा निजी संस्थाओं को भी दिया गया है, जिसमें से संस्था में मेमोरियल के रूप में पहला है संस्था, दो और संस्था है। इसके अलावा इस व्यक्ति के अलावा एलेस बियालित्स्की के अलावा अगर यदि जो ध्यान दिया जाए तो दो अलग मानवाधिकार संस्था जो है वो है मेमोरियल को जो कि मानवाधिकार रूसी संगठन है। ध्यान देंगे ये एक रूसी संगठन है जो मानवाधिकार के लिए कार्य करती है, जबकि दूसरा संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी है। दूसरा जो है ये तो दूसरे हुए, तीसरा जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कहां की संस्था है। ध्यान देंगे यूक्रेन की यह संस्था है। तीनों को ही 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक समय तक रहा था। तो सबका देख लेंगे। लॉर्ड मेयो की अगर यदि जो बात करते हैं तो 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1869 से 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड मेयो की हत्या जो भारत में ही कर दिया गया था चाकू मारकर।
लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट की अगर यदि जो बात करते हैं तो 1444 से लेकर 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड डफरिन की अगर यदि जो बात करते हैं तो 1884 से 1884 से 1888 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। जबकि लॉर्ड कर्जन की अगर यदि जो बात करते हैं तो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो लॉर्ड कर्जन का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में ए शेयर्ड प्लैनेट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष विश्व पशु दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान देंगे, प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम अ शेयर्ड प्लैनेट रहा है। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकटी झील अथवा नकटी पक्षी विहार बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ध्यान देंगे, बिहार के जमुई जिले में स्थित है नकटी झील या नकटी पक्षी विहार। क्लियर? अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर जो कुछ आंकड़ा ध्यान दे लेते हैं अभ्यारण्य और स्थान का, तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है वह बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। तो ध्यान देंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह कहां स्थित है? पटना में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में स्थित है। बड़ेला सलीम अली जुब्बा साहनी अभ्यारण्य वैशाली में है बिहार के। वाल्मीकि नगर पशु विहार जो है वो पश्चिमी चंपारण में। इसके वाल्मीकि नगर के अलावा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार दोनों ही पश्चिमी चंपारण में है। जबकि ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो गया में स्थित है। खूब यह भी क्वेश्चन पूछता है आपका। इसके अलावा कांबर झील जो पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है वो दरभंगा में स्थित है, इसका ध्यान रखेंगे। सुहियान पक्षी विहार जो है वो बिहार के भोजपुर जिला में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उदयपुर अभ्यारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किस स्थान के पास पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में नहर निकाली गई है? तो ध्यान रखेंगे, यह डेहरी पर नहर निकाली गई है। सोन के डेहरी के पास निकाली गई है। सोन नहर जो कि 1874 ईस्वी में बनाई गई थी, बिहार की प्रथम और सबसे पुरानी सिंचाई प्रोजेक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सोन नहर जो है इसका निर्माण किया गया था 1874 ईस्वी में, जो कि भारत का सबसे पुराना सिंचाई नहर है, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? सोन का उद्गम स्थल की अगर बात किया जाए तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में पटना जिले के मनेर के निकट आकर मिल जाती है। सोन नदी पर जो बांध बनाया गया है वो पूर्वी सोन नहर है और पश्चिमी सोन नहर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2021-22 में कौन से चिकित्सा महाविद्यालय में किडनी प्रत्यारोपण की आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है? तो ध्यान रखेंगे, पटना चिकित्सा महाविद्यालय में विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्था के द्वारा हाल ही में हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स 2021-2022 जारी किया गया? 2021-22 जारी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे यह आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक जो रही है वो 107वें स्थान पर भारत रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत। क्लियर? अब यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यह कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी के संगठन बेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखेंगे, दूसरा चिड़ियाघर जो है वो अररिया में स्थापित किया जाएगा। क्लियर? अब अररिया जिला के रानीगंज जो वृक्ष वाटिका है वहां पर राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में भी, ध्यान रखेंगे कहां पर? तो रानीगंज वृक्ष वाटिका में, रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक स्थान में दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, बिहार का पहला चिड़ियाघर जो है वो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में कौन सा मरुस्थल अवस्थित है?
तो चिली में अटाकामा रेगिस्तान जो है, अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली और बोलीविया दोनों की सीमा पर, ध्यान रखेंगे अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली प्लस बोलीविया की सीमा पर स्थित है, बोलीविया की सीमा पर स्थित है अटाकामा मरुस्थल। क्लियर। और ध्यान देंगे ये रेगिस्तान जो है वो एक लवणीय चट्टान से निर्मित मरुस्थल का उदाहरण देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल यानी एसिड्स जब किसी धातु से प्रतिक्रिया करेगा, कोई भी धातु से अम्ल जब प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बनाता है, इसको आप गांठ बांध के याद ही रख लेंगे, रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक में जो भिन्नता होती है वो दाब में भिन्नता के कारण ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि दाब समानुपाती द्रव्य का क्वथनांक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद ने निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो हाल ही में रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में यूरोपीय संसद के द्वारा घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब ध्यान देंगे, यूरोपीय संसद द्वारा रूस के खिलाफ जब प्रस्ताव पेश किया गया तो उसके पक्ष में 494 वोट पड़े थे, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ में जो वोट पड़ा वो 58 सदस्यों ने वोट किए थे कि रूस जो है वो आतंकवादी प्रायोजक देश नहीं है। टोटल वोट कितना पड़ा था? टोटल 494 वोट जो है वह माना, टोटल 494 वोट के थ्रू यह माना गया कि रूस जो है वो आतंकवाद प्रायोजक देश है, क्योंकि यूक्रेन पर उसने हमला किया है। जबकि 58 ऐसे भी वोट पड़े जिसमें से 58 देश ने नहीं माना कि रूस आतंकवाद प्रायोजक देश है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सबो आकार की झील है? तो ध्यान देंगे कांबर झील जो है वो ऑक्सबो आकार की झील के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। कांबर झील जो है या कांबर ताल इसे भी कहा जाता है, फैले हुए दलदल और घास के मैदान में स्थित झील है। ध्यान रखेंगे यह कांबर झील जो है वह बिहार के बेगूसराय जिला में, बेगूसराय जिला में स्थित है यह कांबर झील। क्लियर। गोखूर या छाड़न झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसी ऑक्सबो को गोखूर या छाड़न झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर। अब इसका विस्तार भी अगर यदि कभी पूछ देगा तो 67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। क्लियर। गोगा बील पक्षी अभ्यारण्य या गोगा बील झील जो है वो कहां स्थित है? ध्यान रखेंगे तो यह कटिहार में स्थित है। क्लियर। विसर्पाकार प्रवाह एवं नदियों के द्वारा जो मार्ग परिवर्तन होता है वह बूढ़ी गंडक नदी, कोसी, महानंदा इन नदियों के गोखूर झील का निर्मित झील के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्विवाद इसमें रहा था? तो ध्यान देंगे यह निर्विवाद राम दयालु सिंह रहे थे। जब 23 जुलाई 1937 ईस्वी में, यहीं पर लिखेंगे 23 जुलाई 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हुआ था, जिसमें से अध्यक्ष के रूप में निर्विवादिक रूप से राम दयालु सिंह को चुना गया था। अतः यही कारण है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो राम दयालु सिंह ही थे। और यह श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 22 जुलाई 1937 ईस्वी को 152 सदस्यों की पहली बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुरू किया गया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे, यह भी ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद यूनुस जो थे वह बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर 1937 ईस्वी में चुने गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित भूमि क्षेत्र नलकूपों के द्वारा जहां सिंचाई होती है। ध्यान रखेंगे यहां नलकूपों, कुओं इत्यादि के द्वारा जो सिंचित किया जाता है, जो सिंचाई किया जाता है, ध्यान रखेंगे यह 61.58% भूभाग, पूरे भारत का 61.58% भूभाग सिंचित जो किया जाता है वो नलकूपों के द्वारा किया जाता है या कुओं या तालाबों के द्वारा सिंचित किया जाता है। नलकूपों की संख्या भी अगर यदि जो आपसे पूछेगा, संख्या भी नलकूपों की सर्वाधिक
संख्या पूरे भारत में जो है वह उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक संख्या है। लेकिन अगर यदि जो बात किया जाए सिंचाई का मुख्य साधन जो तालाब है, तालाब द्वारा जो सिंचाई किया जाता है भारत में, वह तमिलनाडु में सर्वाधिक तालाबों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? अब ध्यान देंगे, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड। एक और नाम याद रखेंगे, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। लेकिन रोम जो है वह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलीन के कारण मानव के मल का रंग जो होता है वो पीला होता है। इसी को यूरोक्रोम भी कहा जाता है। ये भी कंफ्यूजन आप ना होइएगा, यूरोक्रोम भी इसी को कहा जाता है। तो यूरोक्रोम कहे या यूरोबिलीन कहे, बात एक ही है। मूत्र का रंग या मल का रंग जो होता है वो पीला हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज को संकल्पना क्या थी? राम राज की जो संकल्पना थी वो ध्यान देंगे तो राज्य विहीन समाज, यानी राज्य का अपना कोई समाज, निजी समाज नहीं होना चाहिए। इनका यही कथन था राम राज्य कहने का मतलब। उन्होंने ग्राम स्तर पर सरकारों के गठन का समर्थन किया था, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में भी चर्चा किया गया है, या गांधीवाद दर्शन कहा गया अनुच्छेद 40 को। यह भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे, यानी केंद्र ही सर्वोच्च नहीं है, केंद्र से नीचे भी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और यहां तक कि पंचायती राज्य व्यवस्था तक होना चाहिए। इसकी चर्चा अनुच्छेद 44 में गांधीवादी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्र भूमि के स्वामी कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, उस्र भूमि के स्वामी जो थे वो तुर्की मुस्लिम हुआ करते थे। उस्र भू राजस्व जो था वो मुस्लिम से 10% लिया जाता था। उस्र भूमि के लिए मुस्लिम से 10% टैक्स जो होता था वो वसूल किया जाता था। ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, किस कारणों से यह प्रसिद्ध है? तो ध्यान देंगे, गैंडा का यह प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है संजय गांधी जैविक उद्यान। यह उद्यान जो है वो गैंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा केंद्र और विश्व में दूसरे स्थान पर। यह भी ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन जो है वो है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधा पर पड़ने वाला सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत पौधा में स्थापित होता है? तो ध्यान देंगे, स्थापित होता है कहने का मतलब है उसका उपयोग पौधा करता है। वैसे लिंडमैन के द्वारा नियम दिया गया था 10% का नियम जो है वह लिंडमैन नामक विद्वान के द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। क्लियर। लिंडमैन के 10% का नियम, ऊर्जा के 10% का नियम जो दिया गया था, लिंडमैन ने ऊर्जा के 10% का नियम जो है उसका प्रतिपादन लिंडमैन के द्वारा किया गया था, जिसमें से सूर्य से आने वाली प्रकाश का टोटल का 10% जो है वह उत्पादक वर्ग ग्रहण कर लेता है, जिसका 1% जो होता है वो सौर ऊर्जा का प्रतिशत अपने पास अस्थायी रूप से रख लेता है। क्लियर। बाकी का आगे ट्रांसफर करते चला जाता है। इसी तरीका से 10% का सिद्धांत लिंडमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्लियर। इसे 3 उपभोक्ताओं की 3 श्रेणी के रूप में इसे बांटा गया था, उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग और डिकम्पोजर क्लास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, फाइकोसाइनिन जो होता है वह दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक यानी पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन जो होता है वो जीन की कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, जबकि ध्यान देंगे उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहा जाता है।
उत्परिवर्तन की इकाई जो होता है वह होता है न्यूटन। ध्यान देंगे, पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। पुनः संयोजन की इकाई जो है वह होता है रेकॉन। यह ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। यह गुणसूत्र में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला नामक लाइकेन से इसे प्राप्त किया जाता है। क्लियर? यह रोसेला जो होता है वह एक प्रकार का लाइकेन प्राप्त करने का माध्यम बनता है। इसके अलावा लोबेरिया, इर्बेनिया, रेमेनिला, ये सभी लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इन सभी का प्रयोग तीनों जो दिया हुआ है इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। बनाने में यूज किया जाने वाला, यूज होने वाला लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यही हमारे ब्लड में मिला हुआ रहता है और इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन का। अतः यह श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य स्तर पर पुरुषों में 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर तथा महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना जरूरी होता है। पुरुष और महिला दोनों का देख लेंगे। आंकड़ा पुरुष में होना चाहिए प्रति डेसीलीटर 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पुरुष में होना चाहिए, जबकि महिला की अगर यदि जो बात किया जाए तो 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? ध्यान रखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के द्वारा होता है। यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। यह बना किसका होता है? तो यह प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। प्रोटीन प्लस लिपिड का बना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। और इसे ही यह ध्यान रखेंगे, यह दो प्रकार का बटा हुआ था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक टफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से भी इसे जाना जाता है। खुरदरा जिसे कहेंगे, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER के नाम से एक को जाना जाता है, जिसे खुरदरी के रूप में और सॉफ्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें से खुरदरा जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है? वह होता है कार्टिलेज। इसको लिखेंगे, कार्टिलेज जो होता है वह इसे मुलायम हड्डियों को मुलायम करने के लिए काम आता है। अस्थि को अस्थि से यानी बोन प्लस बोन को मिलाने वाली कौन होती है? लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन मिलाता है, और बोन को मांसपेशी से मिलाने वाला कौन होता है? टेंडन। टेंडन जिसे हिंदी में कंडरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखेंगे। मांसपेशी को बोन से मिलाने वाला कौन होता है? टेंडन, जबकि बोन टू बोन लिगामेंट मिलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रम के कार्य इनमें से कौन सा होता है? अब ध्यान देंगे, सेरिब्रम जो होता है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। सेरिब्रम का काम होता है हमारे शरीर को
साधे रखना, हमारे शरीर को नियंत्रण यानी कंट्रोल में किए हुए रहना। इस सेरिब्रम में खराबी आ जाने के कारण जब कभी भी एल्कोहलिक द्रव्य हम अपने शरीर में ले लेते हैं तो अनकंट्रोल हमारा शरीर होता है, हम खड़े नहीं रह सकते हैं, हम कोई भी वाणी शुद्ध रूप से नहीं बोल सकते, लड़खड़ा के बोलेंगे, लड़खड़ा के खड़े रहेंगे। तो यह सेरिब्रम ही कंट्रोल इसको करता है। तो क्या यह रक्त दाब, भूख प्यास नियंत्रण का कार्य करता है? नहीं, ये तो हाइपोथैलेमस का काम होता है। दर्द ठंडा गर्म की पहचान करने का काम करता है, ये तो थैलेमस का काम होता है, मस्तिष्क के थैलेमस का काम, और ये काम हाइपोथैलेमस का होता है। क्लियर? और तीसरा है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह बात बिल्कुल सही है कि सेरेब्रम का काम होता है शरीर को संतुलन बनाने में काम करता है, यह होता है सेरेब्रम। क्लियर? सेरेब्रम जो होता है शरीर को संतुलन बनाने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पीत की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पीत की भूमिका जो होती है वो वसा का पायसीकरण, यानी पायसीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे कणों में वसाओं को तोड़ने का काम जो होता है वह पीत का ही होता है। पीत का पीएच मान की अगर यदि जो बात किया जाए, पीत जो यकृत से स्रावित होता है, लीवर से यह स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। जमा कहां होता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में यह जमा होता है और यह सेक्रीशन होता है लीवर से। पीत रस का पीएच मान की बात किया जाए तो यह क्षारीय होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसका पीएच मान 7.7 पीएच के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 50 क्वेश्चन का ये सीरीज रहा। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि उसी समय रिवीजन करना जब आपका एडमिट कार्ड देगा, जब आपका सब कुछ हो जाएगा तब रिवीजन करेंगे तो काम नहीं बनेगा। पहले से ही रिवीजन करते रहना आपको बहुत जरूरी है, कंपटीशन में बने रहना है। तो फ्रेंड्स आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है उसको भी आप रिवीजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।